प्रैक्टिस शीट्स भी हम देख लेंगे, 2-4 चीज़ें और देख लेता तो हूँ। बुक से प्रैक्टिस करने की कोई फायदा है? हाँ आपके पास ज्यादा पास पेपर्स करते हैं। पास पेपर्स मेन, तो आपके पास पास जो 11 क्लास के होते हैं ना बच्चे जिनको अपेयर होना है, उनका ज़्यादा फोकस ये होता है कि पास पेपर आपके पास प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बुक इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जस्ट फॉर सिंपल कोई फॉर्मूला आप भूल गए हो या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, बस इससे ज़्यादा ऐसे ना बुक को हम करते नहीं हैं। आपको अगर बुक चाहिए, इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ द वो जो D1 D2 D3 D4 हैं वो पढ़ी हुई हैं, तो वो भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, या मेरे ख्याल से की भी थी मैंने, तो वो भी हैं अवेलेबल। लेकिन ये है कि दैट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। द मेन थिंग दैट मैटर्स फॉर यू इज़ योर पास पेपर प्रैक्टिस, कितने आपसे पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं ना, क्योंकि सवाल तो एंड में पास पेपर्स जैसे ही आएंगे। बुक के सवाल कभी बार होते हैं रिडंडेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सवाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ा देता है वो, जो फिर वो डिफ़िकल्टी आएगी नहीं जब एग्ज़ाम में, तो मतलब उसके ऊपर टाइम देना इन सच अ क्रूशल टाइम व्हेन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, उस टाइम पर हम जो है ना अवॉइड करते हैं फिर बुक के क्वेश्चंस, क्योंकि बुक जो है ना थोड़े ज़्यादा ऊपर से आते हैं सवाल। अब हमारे पास टाइम नहीं है, जो है सिंपल जो सवाल आ सकते हैं एग्जाम में हम ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें ना। लेकिन बुक इज़ अगेन, मतलब आपके पास टाइम है तो यू कैन डू द पास पेपर्स, और पास पेपर्स कह रहा हूँ सॉरी, बुक के प्रैक्टिस कर लो और वो भी चीज़ें क्लियर हो जाती मामला। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने सारे जो बेसिक वाले थे, जी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, एफ प्रॉपर्टी, एक्स प्रॉपर्टी, तो ये सारे जो हम अप्लाई कर रहे होंगे और बहुत कन्वीनियंटली लग जाते हैं और वेरी प्रोमिनेंट होते हैं सवाल में। फिर हमारे पास 2-4 चीज़ें, नेक्स्ट जो चीज़ें आ जाती हैं एंगल प्रॉपर्टीज़ में, वो आ जाती हैं जब ट्राइंगल की एंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद सर्कुलर एंगल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, सर्कुलर प्रॉपर्टीज़। तो अब ट्राइंगल्स वाला मामला देखना हमने, कितने किस्म के ट्राइंगल्स हैं हमारे पास? 4 है मेरे ख्याल से, 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पहला हमारे पास सबसे कॉमन इजी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके अंदर क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब कुछ सेम होता है, सारे एंगल्स भी सेम होते हैं, तो साइड भी सेम होती है। तो सबसे बेसिक और इजी वाला तो यही होता है कि ऑल ऑफ दी साइड्स आर एंगल्स आर 60, हमेशा 60 फिक्स्ड होगा ये। ठीक है, और ये वाली साइड्स तीनों के ऊपर एक एक सिंगल सिंगल डैश लगे होंगे। इसका भी मैंने आपको बताया था ना कि व्हेन अ लाइन हैज़ अ सिंगल डैश या सेम नंबर ऑफ डैशेस, सो दे आर इक्वल इन साइज, इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है 3 साइड्स हैं और तीनों साइड सेम है, दैट्स वाई यहाँ पर तीनों के ऊपर सेम नंबर ऑफ ये डैश लगे हुए साइड पर, और सेम नंबर ऑफ ये आर्क हैं, छोटे आर्क ऑन ईच एंगल। दिस ऑल्सो शोज दैट दैट ऑल ऑफ द 3 एंगल्स आर सेम। और इसके अंदर फिर हमारे पास, और चलो इसके अंदर तो वैसा और कुछ है नहीं, सब कुछ पता ही होता है। सेकंड पर आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, नहीं सॉरी, 2 साइड्स इक्वल एंड 2 एंगल्स इक्वल, इस तरीके से होता है। कोशिश की है कि ऐसा ही बना सकूं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों के ऊपर सेम नंबर ऑफ ये लगा देते हैं, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, एंड दिस वन वुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो 2 साइड्स 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, और एक साइड डिफरेंट होती है और एक एंगल डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा है स्केलीन। स्केलीन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, सब कुछ ही डिफरेंट है। टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल, ये टेढ़ा मेढ़ा तो यहाँ बन नहीं सकेगा इसमें, मैं यहाँ पे इसका ये इंडिकेशन से हम बता रहे थे कि ये तीनों साइड डिफरेंट है। ठीक है, ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डैशेस, सिमिलरली ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल होगा और ये वाला अलग होगा, तो ऑल या एवरीथिंग इज डिफरेंट। फिर हमारे पास चौथा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल। तो यहाँ पर
क्या वो होता है प्रॉपर्टी के इट हैज़ वन राइट एंगल, इस तरीके से बन रहा होता है। तो ये एक राइट एंगल होता है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, और राइट एंगल में वी हैव अ 90 डिग्री एंगल। अच्छा, ऐसा भी एक ट्राइंगल हो सकता है जो कि राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो सकता है। यस, शायद हाँ। हो सकता है ना, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस। कैसे हो सकता है अगर एक यूं बना दूं मैं, ये राइट एंगल तो है, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम हो तो इक्वल हमारे पास ये होगी। राइट हो जाएगा ना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएंगे, ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, और ये दोनों 45 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल क्या होता है सम ऑफ एंगल्स। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ कि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स अगेन 180 के बराबर होता है। ट्राइंगल सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 180। सही है। फिर होता है एक्सटर्नल एंगल, एक और प्रॉपर्टी, ये तो सबसे सिंपल वाला प्रॉपर्टी ये है कि ट्राइंगल के अंदर सब इंटरनल एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी जो एंगल वाली होती है वो होती है कि एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल बोल दो, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। जैसे कि ऐसा हो, एक्सटर्नल एंगल कैसा होता है, हमें क्या करना होता है, एक लाइन को प्रोड्यूस करना, अगर ये एक साइड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें से अगर मैं किसी एक साइड को प्रोड्यूस करूं, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है पता है, एक्सटेंड कर दूं। अगर मैं बोलता हूँ ना इफ बी सी इज प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड, तो इसका मतलब है कि उसी लाइन को मैं फर्दर आगे तक लेकर चल जाऊँ थोड़ा सा और। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ये एंगल किसके बराबर होगा, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ये बराबर होगा ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स के। तो अगर ये बी है ये सी है, तो ए एंगल वुड बी इक्वल टू इंटरनल ऑपोजिट, तो बी प्लस सी के बराबर। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई सा भी मैं साइड को प्रोड्यूस कर दूं, आगे से एक्सटेंड कर दूं और एक एक्सटर्नल एंगल बना लूं, तो वो एक्सटर्नल एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये एक प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही सिंपल सी हैं और ये आराम से प्रूव भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सी होती हैं। वो तो बाद में हम देख लेंगे फिर कैसे प्रूफ भी देखना होता है। फिर हमारे पास एक और बड़े काम की और बड़े थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है वाली, लेकिन अच्छी है, कि अगर हमारे पास होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इन एन सॉरी सर सारे ट्रायंगल्स का सम 180 होता है। हाँ, सारे ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल की 3 साइड है ना, तो 3 साइड्स वाले कोई भी शेप हो तो ट्रायंगल ही होता है, वैसे तो हम ट्रायंगल ही बोलते हैं, उसका सम जो है वो 180 ही होगा। पॉलीगॉन्स जब पढ़ोगे ना, पॉलीगॉन्स वाला चैप्टर, तो वहाँ पर जो है ना उसका अच्छा बताया हुआ है, एक फॉर्मूला आता है फॉर द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स। अच्छा, यहाँ पर सुनने एक और अच्छी बात यहाँ पर काम की, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, आपको ये पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये और ये साइड सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। और अगर मैं अपने वो जो डिफरेंट एंगल वाला जो है साइड है, वो जो एंगल है वहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ, तो दिस विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द ऑपोजिट साइड। तो ये अगर ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, एंगल बाइसेक्ट कर रही है ना, ये वाली एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन जो है फिर जब प्रोड्यूस होकर कट करेगी द ऑपोजिट साइड ऑफ इट, तो इट विल डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ्स, तो बिल्कुल आधे आधे हो जाते हैं और परपेंडिकुलर होती है लाइन। सही है। और ये बिल्कुल सेम हो जाती है दोनों साइड्स, बिल्कुल आधा आधा, तो ये दिस विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है अ लाइन विच इज 90 कमिंग एट अ degree पे 90 एंगल, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट कर रहा है, बाय का मतलब होता है टू, तो दो हिस्सों में इक्वल, दो हिस्सों में तोड़ रही है। Okay, so it is, this line is breaking it down into two equal pieces. तो ये सर अगर आइसोसेलेस बीच में ट्रायंगल की लाइन ना प्रॉपर्टी। हो तो अगर क्या हो? बीच में लाइन ना हो बीच यही में कह लाइन रही हूँ ना हो, हाँ तो फिर तो वो नॉर्मल आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, वो तो नॉर्मल जैसे आइसोसेलेस, लेकिन अगर ये लाइन हो तो फिर हम क्या ये प्रॉपर्टी लगा देंगे कि लाइन होने के बाद जो ये परपेंडिकुलर लाइन बन रही है वो ऑपोजिट साइड को बिल्कुल इक्वली हाफ कर देगी। सर एंगल को भी हाँ, एंगल भी तो आधा आधा होगा ना, ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा, ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है। जी सर एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है, तो एंगल भी बाइसेक्ट हो गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो साइड भी बाइसेक्ट हो गई, बाय मतलब दो हिस्सों में टूट गई। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राइंगल्स की वैसे तो इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी एक अच्छी आई थी याद, हाँ, ओनली फॉर द परपेंडिकुलर, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये बहुत काम का है। क्या होता है वो? पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ना? जी से पढ़ाए तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाती नहीं है, तो एक साथ हम थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर इनका हम क्वेश्चंस देखेंगे जब, तो सब चीज़ें आपस में रिलेट हो जाएंगी। पाइथागोरियन थ्योरम कब अप्लाई होता है? राइट एंगल पे हाँ, ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में ये राइट एंगल ना दिख रहा हो तो फिर आप ये यूज़ नहीं करोगे, तो हमेशा आपने ये राइट एंगल देखना है कि है तो फिर होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और ये फॉर्मूला है क्या? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फॉर्मूला दिया था कि ये वाला फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो पाइथागोरस क्या होता है, सॉरी पाइथागोरस कह रहा हूँ, हाइपोटेनस कौन सा साइड होती है? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली। ये आपने याद रखना है एक तो, कि हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी द ऑपोजिट टू 90 डिग्री, और एंड दिस विल ऑलवेज बी द लार्जेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी द लार्जेस्ट साइड इन द क्या बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी। अब बेस और परपेंडिकुलर, इनको आप कोई भी बोल सकती हो। अगर आपको हाइपोटेनस समझ में आ गया तो आप इसको बेस बोल दो, इसको परपेंडिकुलर बोल दो, या फिर इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको बेस बोल दो, दिस विल नॉट इफेक्ट इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। क्योंकि आगे देखो ऐड अप ही हो रहा है दोनों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो फिर प्लस माइनस की वजह से मसला आता। लेकिन ये है कि आपको हाइपोटेनस आइडेंटिफाई कर लो प्रॉपर्ली, एंड देन यू कैन टेक एनी ऑफ द अदर टू साइड्स और उसको परपेंडिकुलर और बेस दे सकती हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंड इज द लार्जेस्ट साइड। हमेशा आप कैलकुलेशन भी करोगे ना तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा आएगा बेस और परपेंडिकुलर से। इसके दो चार एग्जांपल्स अगर हम देखें, बड़े काम की होती हैं, सिंपल वाली ही होती हैं। अगर हमारे पास क्या हो कि ट्राइंगल बनाते हैं, ये साइड अगर हम, ये 90 डिग्री है, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो बोलते हैं फाइंड एक्स, कैसा निकलेगा? पाइथागोरस क्या है हमारा? पाइथागोरस 5 लगाएंगे हम, आएगी हाँ 5 आएगा वैसे तो, सही है। ये क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये 90 के सामने हमारे पास एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर किसी को भी बोल दो ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये 25 आ गया, एंड एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो ये एक्स हमारा 5 आ गया। सिमिलरली हमारे पास कुछ और दिया हुआ हो,
अगर ये दिया हुआ है हमें 21, ये दिया हुआ है 35, बोलते फाइंड वाई, ये किस निकल आएगा? निकालो जरा क्या आंसर आता है। जी सर, तो कैलकुलेटर से निकाल लो। हाँ हाँ, कैलकुलेटर लगेगा। ओके सर। 28। 28 आ रहा है, सही है, 28 आएगा, सही है। 28 मैं सही इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखो हाइपोटेनस जो है ना, इट इज़ बिगर। तो कभी कभार होता है कि कैलकुलेशन आप गलत कर दो, कैलकुलेटर में आपने गलत डाल दिया। तो अगर आपका जो बेस अगर 35 से बड़ा आ रहा होता, 36 आ रहा होता, या वेरी क्लोज टू 35, तो फिर आप हो सकते हो आपको शक होता कि भाई हाँ, इसमें कुछ इशू है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हमेशा जो है पाइथागोरस, ओ सॉरी, हाइपोटेनस ही होती है। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें फिर आपको हेल्प करती हैं एनालाइजिंग इफ योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। फिर इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ सकती है, आपको दो ट्रायंगल मिलाकर आपको दे दे, इफ योर ट्रायंगल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये दे दे 90 डिग्री है, ये 40 दे दे, ये आपको 50 दे दे, ये x है, ये आपको 21, और ये y। ठीक है, बोलता है फाइंड x एंड y। निकाल सकती हो, कोशिश करो, देखो। यस सर। सर आपने 50 वाली बड़ी दे दी है और हाइपोटेन्यूस छोटा। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया। ये इसको 35 ले लो, 30 ले लो। अच्छा सही है। एक्स की 26.4 और वाई की 33.7। x जो है 26.4 है, और y जो है वो 33.7। सही है। ये वाले भी ट्राई करो जरा, मैंने निकाले क्वेश्चन।
दूसरी वाली पे क्वाड्रेटिक लगेगी क्या? दूसरी वाली में हाँ क्वाड्रेटिक बन सकता है अलजेब्रा। एंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़े शायद, या शायद मिडिल टाइम से ही हो जाए। सर क्वाड्रेटिक लगेगा। क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। जी देखो ट्राई, शायद हाँ। लगाओ लगाओ। कैसा हो जाएगा इसका, मैं भी करता हूँ, आप भी ट्राई करो। हाइपोटेनस इसका जो है वो 90 के सामने 20 है। ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। 20 स्क्वायर होता है 400। एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सब कुछ एक तरफ। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 384। 2 को अगर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192, और 2 को वहाँ डिवाइड में भेजेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। तो क्या बनता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या कैलकुलेटर। आया आंसर? सर मैंने तो छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ दिया? हाँ। छोड़ क्यों दिया, कर लेती। बस ये वही है अलजेब्रा। 12 प्लस 4 तो बस उसके बाद हमने 16 क्वाड्रेटिक बन उसका। जाएगी। आया नहीं आया? सर तीस
अच्छा, तीसरे वाले में 5.27 x की वैल्यू आई है, इसमें इस वाले x में दे देंगे 7। इसका आ जाएगा, करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x+1 इज इक्वल टू x² प्लस x² प्लस 10x प्लस 25। तो ये 2x² हो गया। फिर आ जाएगा -6x, फिर आ जाएगा -24। 2 -6 -24 -2.27, जो कि हम छोड़ देंगे। दूसरा आंसर है 5.27, यही आंसर है। यस सर। सही है। इसमें नेगेटिव वाला क्यों आंसर छोड़ देंगे? और लेंस कभी नेगेटिव ही नहीं होगी। बेहतरीन। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम सिंपल है, बहुत ही बेसिक ही है, मतलब इतना ज़्यादा। बस आपने 90 डिग्री मिल गया ना, और आपने अगर ये 90 डिग्री प्रॉपरली हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो बस उसके बाद तो काम आसानी है। यहाँ पर क्या सवाल है, ये भी इजी सवाल है। ए बी सी से ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको बड़ा, थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। क्या हो जाएगा, ये ए बी इसने बोला है कि ए बी और ए सी सेम है, दोनों 12 12। अभी देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और इसने बोला है कि बी सी टोटल ये जो है, ये कितना है, ये 10 है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था ए बी सी, और जो हमारे पास जो साइड डिफरेंट है, जो एंगल डिफरेंट है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे आ रहा है और ऑपोजिट साइड को कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल ही होंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर जो डिफरेंट एंगल वाले से परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर निकले और वो परपेंडिकुलरली कट करे ऑपोजिट साइड को, तो ऑपोजिट साइड जो है बिल्कुल इक्वल हाफ हो जाता है। तो ये वाली बिल्कुल इक्वल हाफ हो जाएगा। तो अगर टोटल इसका 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद इसके मांगा क्या, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसने ये चीज़ मांगी x। अब इसमें से एक ट्राइंगल को हम एक्सट्रैक्ट कर लें। ये 90 है, ये x हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। बाकी आपका वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपना क्या बोल, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे ख्याल से इसकी आएगी वैल्यू कुछ 144 -25 121, मेरे ख्याल से 144 -25 क्या आती है, ये 124 और 10.9। 119 आ जाएगा। तो √119 कितना हो जाता है, 10.9 कुछ होगा। सही है, ठीक है। ये तो सिंपल था। अब ये वर्क आउट द लेंथ ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर। सही है। ए का पॉइंट भी पता है हमें, बी का पॉइंट भी पता है हमें। इसने मांगे वर्क आउट द लेंथ ऑफ ए बी। ये तो ऐसे ही ए बी आ जाएगा, तो सी का काम ही नहीं इसके अंदर। तो बस वो जो आपने पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस प्लस ये वाला फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, x2 - x1। ये लग जाएगा वैसे तो, यहाँ पे पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। y2 - y1 होल स्क्वायर। बस ये तो सिंपल ही था। A ladder is 8 meters long. It leans against a wall with one end on a ground 6 meters from the wall. The other end just calculate the height of the window sill above the ground. तो ये तो सिंपल भाई, ये एक लाइव एग्जांपल दी थी इन्होंने, रियल लाइफ एग्जांपल। ये लैडर 8 मीटर की थी और वो दीवार से 90 डिग्री पर है और वो 6 मीटर दूर है। इसने मांगा कि ये हाइट की। 5.2। हाँ सिंपल, 5.2 आ जाएगा, 5.2 मीटर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से तो मसला नहीं करता।
मसला आता है कहाँ पर है, जब हमारे पास 90 डिग्री ना हो, इन द केसेस वेयर इन अ ट्राइंगल वी डोंट हैव अ 90 डिग्री, तो वहाँ पर फिर हमें कोसाइन रूल, साइन रूल वो लगाने पड़ते हैं। वो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा और डिटेल में देखेंगे। एंगल वाला जहाँ तक केस है, एंगल्स में ट्राइंगल का हिसाब किताब बस इतना ही है। इसमें एक जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, लेकिन ये भी जब एक दो तीन दफ़ा आप इसको अप्लाई करोगी तो ये भी दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाली जो है एक्सटर्नल एंगल वाला, ये देखा जाए तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको अप्लाई करने के मतलब आप नहीं भी देख रहे होगे ना तो ये अप्लाई लग रहा होगा, खुद ही सॉल्व हो रहा होगा। तो सही है, याद कर लो बेहतर है, वरना एज सच इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हो जाते हैं सवाल। ठीक है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। वैसे तो फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम तक हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम इसका जो हम देखेंगे वो थोड़े पास पेपर्स देखेंगे एंगल वालों के। ये जी पास पेपर्स वाले निकाल के रखूँगा मैं क्वेश्चंस, जी प्रॉपर्टी, एफ प्रॉपर्टी और ट्राइंगल का जहाँ तक है उनके क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। फिर आगे हम पॉलीगॉन्स पर आ जाएंगे। ठीक है, पॉलीगॉन क्या, जी सर। व्हेन यू मोर देन 3 साइड्स, 5 साइड्स, 4 साइड, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल है, वो तो सिंपल ही होता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मेन जो मसला आता है वो पॉलीगॉन्स वाली साइड पर आता है, व्हेन यू हैव मोर देन 4 साइड्स। पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, रेगुलर अलग होता है, इरेगुलर अलग होता है। यहाँ तक ये वाली चीज़ें तो आप जो है ना ओ लेवल भी में भी देखा है आपने, ओ लेवल कह रहा हूँ, 5 6 7 8 क्लास से आप ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रही हो। पाइथागोरस थ्योरम भी आपने बचपन से देखा होगा। नई चीज़ जो है वो फिर पॉलीगॉन वाला मामला आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा है ना इशू आता है। ठीक है, तो ये आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, तो अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।